सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम वसंत भाग 3 में अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित 5वां पाठ पढ़ रहे थे, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और हमने पिछले वीडियो में आधा पाठ पढ़ लिया था। आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। किसके पास पत्र आते थे? महात्मा गांधी के पास। और क्या लिखे आते थे? महात्मा गांधी इंडिया यानी भारत। और वे जहाँ भी रहते वहाँ पहुँच जाते। यानी जो भी महात्मा गांधी को पत्र भेजता तो महात्मा गांधी अपने देश के एक प्रसिद्ध राजनेता थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, महापुरुष थे, तो उनको सब जानते थे। तो सिर्फ एड्रेस में इतना ही लिखा आता था, पते में इतना ही लिखा आता था, महात्मा गांधी इंडिया। और वो जहाँ भी रहते उनके पास पत्र पहुँच जाते। आज़ादी के आंदोलन में कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। दिग्गज यानी जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, दिग्गज बड़ी हस्तियाँ। दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। कैसा था? उनके साथ जैसे महात्मा गांधी इंडिया लिखाता था, उनके पास भी ऐसे ही पत्र आते थे। दिग्गज हस्तियाँ कौन थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये दिग्गज हस्तियाँ थी। गांधी जी के पास दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे। किसके पास पत्र पहुँचते थे? गांधी जी के पास। पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। जोड़ यानी उनका कोई मुकाबला नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते। किनको? नेहरू जी को, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के पास कहाँ से पत्र आते? देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर इन पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी जैसे उनको पत्र मिलते वे उनका उत्तर लिखने बैठ जाते, जवाब लिखने बैठ जाते। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। महात्मा गांधी पत्रों का जवाब किससे देते थे? स्वयं लिखकर। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। अब इसमें एक बात बताई गई है कि महात्मा गांधी दोनों हाथों से लिखने में सक्षम थे। महात्मा गांधी दोनों हाथों से लिखा करते थे, उनमें ऐसी क्षमता थी। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायक कौन है? जिन्होंने 1857 से लेकर हमारे देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों को बाहर भगाया था, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो नायक। और उनके पत्र कहाँ मिल जाते हैं? गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र का क्या मतलब है? प्रशंसा पत्र। प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। और कई लोग तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया करते थे। फ्रेम यानी फोटो में फ्रेम करवा लेते थे। यह पत्रों का जादू। यह नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। कई भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में, गुजराती में, मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में, कई में पत्रों के आधार पर क्या लिखा जाता है? कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र किससे कम नहीं है? दस्तावेज से। दस्तावेज जो हमारे पास सुरक्षित रहता है, जरूरी कागज को दस्तावेज कहते हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। पंत ने, सुमित्रानंदन पंत है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने किसको पत्र? पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। हरिवंश राय बच्चन को पत्र लिखा करते थे। कौन? सुमित्रानंदन पंत। पंत के 200 पत्र, ये देख लो कितने पत्र लिखे इन्होंने। सुमित्रानंदन पंत ने हरिवंश राय बच्चन को कितने पत्र लिखे हैं? 200 पत्र लिखे हैं। और निराला के पत्र हमको लिखो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद।
निराला के पत्र हमको लिखियो है। निराला के पत्र किस नाम से प्रकाशित हुए? हमको लिखियो है। तथा पत्रों के आईने में दयानंद, दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। दयानंद सरस्वती। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। कौन? मुंशी प्रेमचंद, जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार और कथाकार हैं। प्रेमचंद की हमने खूब कहानियां भी पढ़ी हैं। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे। मुस्तैद यानी एकदम सतर्क थे, तैयार रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के पत्र, गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। प्रेरक जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। अब ये देख ले कितनी महत्वपूर्ण बात है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में कब से कब तक? 1915 से 1941 तक। 1915 से 41 तक पत्र लिखे गए। यानी कितने साल तक का सिलसिला है? 24 साल तक का ये सिलसिला है। उन्नीस सौ 15-16 साल तक का ये सिलसिला है। तो किन किन के बीच पत्र लिखे जाते थे? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। लेखा जोखा यानी बातचीत। कौन सी बातचीत? कौन सा लेखा जोखा? जो 1915 से लेकर 15-16 साल तक, ये 1941 के बीच जो किन के पत्र व्यवहार होता था? रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच। और वो पत्र किसके रूप में प्रकाशित हो चुके? एक किताब के रूप में प्रकाशित हो चुके। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार की परंपरा कैसी है भारत में? बहुत पुरानी है। पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में कैसी है? पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार का असली विकास कब हुआ? लेकिन इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल किन के बीच में है? गुडविल यानी अच्छी छवि। गुडविल का क्या मतलब है? अच्छी छवि, नेकनामी। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। सारे सरकारी विभागों में सबसे ज़्यादा गुडविल किसकी है? डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। कौन? लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है? डाक विभाग, डाकिया, पोस्टमैन। घर घर तक इसकी पहुंच है। किसकी? डाक विभाग की। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। देखिए, संचार के तमाम उन्नत साधन है, टेलीफोन है, SMS है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब तरह के साधन हमारे, फैक्स, ईमेल सब है, लेकिन फिर भी हमें चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार रहती है। सबसे ज़्यादा गुडविल किस विभाग, सरकारी विभाग की? इसका क्या कारण है? सबसे ज़्यादा सारे सरकारी विभागों में डाक विभाग की गुडविल सबसे ज़्यादा है। इसका कारण यह है कि पत्रों द्वारा लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों, दुर्गम यानी जहां जाना कठिन हो, जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ी लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, ढाणियाँ यानी गांव बस्ती के लोग,
ढाणी छोटे छोटे घर होते हैं, 5-5, 10-10 घरों के, उसे ढाणी कहते हैं। आज भी खेतों का ही सबसे अधिक आज भी खतों का ही खत यानी पत्रों का सबसे अधिक इंतजार बेसब्री से इंतजार रहता है। कहाँ का इंतजार रहता है? शहरी इलाकों में, या आलीशान हवेलियाँ हो, या फिर झोपड़पट्टी, कहीं भी हो। झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग हों, दुर्गम जंगलों में जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जंगल चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरे गांव हो, या फिर बर्फबारी के बीच बीच रह रहे पहाड़ों के लोग हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग हों, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार वहाँ होता रहता है। नहीं यानी कोई सा भी इलाका हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, हमें सबसे ज़्यादा किसका इंतजार रहता है? डाक का इंतजार रहता है, डाकिए का इंतजार रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग क्या करते हैं? खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज क्या कहाँ जाते हैं? भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर पहुंचते हैं। और उसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। किसकी बहुआयामी? यानी अनेक प्रकार की भूमिका नजर आ रही है। किसकी? डाक विभाग की। दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। जब गांव के लोग प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं और पैसे किसके द्वारा भेजते हैं? मनी ऑर्डर के द्वारा, धन आदेश के द्वारा, बाई पोस्ट यानी डाक के माध्यम से पैसे भेजते हैं। और वो पैसे भेजते हैं तो अर्थव्यवस्था किससे, गांव की अर्थव्यवस्था किससे चलती है? मनी ऑर्डर से। और कौन भेजते हैं? हम लोग भेजते हैं। बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो डाक के माध्यम से पैसे भेजते हैं, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर से चलती है। दूर देहात यानी गांव में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाक या देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो डाकिया है उसे किस रूप में देखा जाता है? देवदूत के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वह पैसों की पूर्ति करता है, वो पैसे लाकर देता है। गरीब लोग हैं वो डाकिए का इंतजार करते हैं कि कब पैसे लेके आए, कब घरों में चूल्हा जले, कब दैनिक सामान, दैनिक जरूरतें पूर्ति हो। इसलिए डाकियों को किस रूप में देखा जाता है? देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ था। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।